नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन कुछ खास कमियों के कारण भारत के इतिहास को एक ऐसा मोड़ मिला जिससे भारत की एकता और अखंडता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। आज हम इसी विषय को लेकर स्टडी करेंगे। ये है नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 6। पार्ट 5 में हमने ये देखा था कि गरीब किसानों को और इंडस्ट्री के मजदूरों को कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला था। इसका कारण ये था कि कांग्रेस को इस बात की फिक्र थी कि इन लोगों को सपोर्ट करने से बड़े बड़े अमीर किसान और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग नाराज़ हो जाएंगे और कांग्रेस को सपोर्ट करना छोड़ देंगे। हमने ये भी देखा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद रिच पीजेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का कांग्रेस पर इतना भरोसा नहीं रहा जितना कि पहले था। एक विषय हमने और जाना था कि वोमेन को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक सिंबल के रूप में रखा गया था। वुमेन के पोजीशन या पावर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, तो इनको क्या हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कमियां बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। 3 कमियां आ गई ना। नंबर 1, सोसाइटी के अमीर लोगों को खुश रखने के लिए कांग्रेस ने गरीब लोगों को सपोर्ट नहीं किया। नंबर 2, कांग्रेस के फेलियर ने अमीर लोगों को कांग्रेस से दूर कर दिया। और नंबर 3, वुमेन को कांग्रेस खुद ही पावर देना नहीं चाहता था। 3 पॉइंट तो यहीं पर हो गए। पार्ट 6 में हम ये देखेंगे कि समाज के जो दलित वर्ग थे और मुस्लिम लोग थे, उनका क्या योगदान रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। समाज के जो अनटचेबल्स थे ना, जिनको अछूत कहा जाता था, जैसे मोची, सफाई वाले, ये लोग 1930 में खुद का नाम रखा दलित या ऑप्रेस्ड। कांग्रेस लंबे समय तक दलितों को इग्नोर करता रहा, ये सोचकर कि हिंदू ब्राह्मण लोग नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा, जब तक अनटचेबिलिटी को नहीं हटाओगे तब तक स्वराज 100 साल में भी नहीं मिलेगा। गांधी जी ने अनटचेबल्स का नाम रखा हरिजन, मतलब भगवान के लोग। गांधी जी ने सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किया था कि हरिजन्स को मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिले, पब्लिक कुएं इस्तेमाल कर सके, इनके बच्चे भी स्कूल में पढ़े। पहले इनके लिए ये सब मना था। गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ किया, ये दिखाने के लिए कि भंगी का काम कोई बेकार नहीं है। उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम लोग अपनी मानसिकता बदलो, किसी को ऐसे अछूत कह के दूर रखना पाप है। लेकिन दलित लोग उनकी प्रॉब्लम का पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे। उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, स्कूल कॉलेज में सीट रिजर्वेशन की डिमांड रखी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलित मेंबर के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाना चाहा। उन्होंने कहा कि सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पॉलिटिकल पावर का होना ज़रूरी है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित का पार्टिसिपेशन कम था, खासकर नागपुर और महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पर दलितों का ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इन दलितों को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वे कौन थे? वे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने दलितों को ऑर्गेनाइज किया और उनका एक एसोसिएशन बनाया।
जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ये बना था 1930 में। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कुछ मतभेद हो गया था महात्मा गांधी के साथ। ये मतभेद हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय में। हुआ ये था कि डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी। गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ थे। गांधी जी ने सोचा कि सेपरेट इलेक्टोरेट देश की एकता और अखंडता में दरार लाएगा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्टर अंबेडकर की डिमांड को स्वीकार कर लिया, तब गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की बातें मान ली और दोनों ने एक पैक्ट साइन किया। ये था पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट साइन हुआ था सितंबर 1932 में। इस पैक्ट ने डिप्रेस्ड क्लास के लिए प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटें रिजर्व्ड कर दी। वोटिंग जनरल इलेक्टोरेट से ही हुई। अच्छा, अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत के मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को। उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन कम था। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बंद होने के बाद मुस्लिम्स काफ़ी संख्या में कांग्रेस से अलग हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस को एक हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप के रूप में देखा जाने लगा। हिंदू और मुस्लिम्स का संबंध खराब होता चला गया। दोनों कम्युनिटी ने धर्म के नाम पर जुलूस निकाला, जिसमें उग्रवादी जोश था। जगह जगह पर हिंदू मुस्लिम का कम्युनल क्लैश शुरू हो गया। कम्युनल क्लैश किसे कहते हैं? दो अलग अलग धर्मपंथी के बीच में, दो अलग अलग संप्रदाय के बीच में जो लड़ाई होती है उसे कम्युनल क्लैश कहते हैं। हिंदू मुस्लिम में कम्युनल क्लैश बढ़ता चला गया और दोनों संप्रदाय में दूरी बढ़ती चली गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों कोशिश करते रहे एक संधि बनाने की, एक अलायंस बनाने की, ताकि आपस की दूरी मिट जाए। 1927 में ऐसा लग रहा था कि एक मित्रता बन सकती है दोनों में। मुस्लिम लीग का एक लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मांग रखी कि सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स के लिए सीटें रिजर्व्ड चाहिए। इसके अलावा बंगाल और पंजाब, इन दोनों मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस में पॉपुलेशन के अनुसार मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जिन्ना ने कहा, अगर ऐसा हो गया तो मुस्लिम लीग सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को हटा लेगा। हिंदू मुस्लिम की मित्रता की उम्मीदें कम हो गई जब हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने किसी भी समझौते के लिए मना कर दिया। सर मोहम्मद इकबाल, जो मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, 1930 में कहा, सेपरेट इलेक्टोरेट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है और उसको अपना इंटरेस्ट पूरा करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। मोहम्मद इकबाल ने यह भी कहा कि इंडिया के अंदर एक मुस्लिम इंडिया बनना चाहिए। ये मांग बिल्कुल जस्टिफाइड है। मोहम्मद इकबाल ने कम्युनलिज्म को सपोर्ट किया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, तब एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया, एक ऐसा माहौल बन गया, अविश्वास और शक का एटमॉस्फेयर। दोनों संप्रदाय
एक दूसरे को अविश्वास और शक की नज़र से देख रहे थे। बहुत सारे मुस्लिम्स कांग्रेस से अलग हो गए और यूनाइटेड स्ट्रगल की पुकार में उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने ये चिंता की कि मुस्लिम इंडिया में वो माइनॉरिटी हैं और उनको हिंदू मेजॉरिटी के दबाव में रहना पड़ेगा। तो बच्चों, हम ये देख सकते हैं कि समाज के दो वर्ग, दलित और मुस्लिम्स, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। तो भारत की एकता और अखंडता में जो दरार आ रही थी वो पता चल रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था, गांधी जी की पुकार से अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग जो आए थे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके पार्टिसिपेशन का क्या उद्देश्य था और कहाँ तक उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा करने में सक्षम हुए, इसी के ऊपर ये दोनों वीडियोस थी, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। अगली वीडियो इस लेसन का लास्ट पार्ट है। उसमें हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। इस वीडियो को आप लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।